हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का ये क्लास बच्चों काफी महत्वपूर्ण है। आप चाहे कहीं से भी हो, किसी स्टेट बोर्ड से हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा मैराथन क्लास लेकर आया हूं। जितने भी अंतर है 12th फिजिक्स में, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन होगा आपका। बिल्कुल अभी तक में कुछ भी नहीं पढ़े, एक बार इसको पढ़ के जाना। इसमें से डेफिनेट क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोगों को एक छोटा सा प्यार और सपोर्ट दिखाना है। प्लीज थम्स अप कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला जो डिफरेंस है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ठीक है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है, सेल के दो ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर होता है, जबकि ये दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है। विभव का अंतर, जैसे मैं यहां पे आपको एक छोटा सा सेल बनाता हूं भाई, देखना यहां पे आपका मान लीजिए एक छोटा सा सेल। अभी सिर्फ समझने के लिए बात करते हैं। दोनों में इलेक्ट्रोड लगा है बच्चों, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। इसको लबड़ से हमने जोड़ दिया, सिर्फ ऐसा तरीका समझो। इसको हम यहां पर कुंजी लगाकर एक चालक तार से जोड़ दिया। तब ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर आपका क्या कहलाया बच्चों, विद्युत वाहक बल। वहीं पे मान लीजिए इससे करंट फ्लो, एक चालक तार जा रहा है, इस चालक तार पर दो बिंदुओं पर कितना विभव है। ठीक है, मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दो बिंदुओं के बीच कितना विभव का अंतर है, वो विभवांतर कहलाता है। जबकि ये दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है, अधिकतम विभवांतर। ठीक है, चलिए इसका हम उपयोग जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो आदि में करते हैं। जबकि ये परिपथ में किन्हीं दो बिंदु, मतलब चालक तार से करंट फ्लो हो रहा है, वो परिपथ कहलाया। तो दो बिंदुओं के बीच का अंतर हम लेते हैं तो विभवांतर निकल कर आता है। जबकि विद्युत वाहक बल में दो इलेक्ट्रोड हो, जैसे बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि, तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बच्चों 4 से ज्यादा अंतर किसी में भी तैयार नहीं करना है। कभी कभी 3 अंतर पूछा जाता है, कभी कभी 4 अंतर, तो 4 से ज्यादा किसी में भी नहीं। जैसे नाप की विखंडन, नाप की संलयन में केवल 2 अंतर आपसे पूछा जाता है। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, मतलब विद्युत वाहक बल का कुछ अस्तित्व रहता है, लेकिन जैसे ही परिपथ भंग हो जाता है, इसका क्यों अस्तित्व रहता है, क्योंकि सेल में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का आवागमन बना रहता है इलेक्ट्रोडों के बीच। ठीक है, लेकिन जैसे ही परिपथ भंग हो जाता है तो चालक तार में से कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो विभवांतर समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व क्यों रहता है। भले ही करंट फ्लो ना हो, लेकिन इलेक्ट्रोड तो अपने विद्युत अपघट्ट में डूबे रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, इसलिए थोड़ा सा उसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन विभवांतर जैसे परिपथ भंग होता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जबकि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। देखिए दोनों में क्या बोला गया कि जिस बिंदु के बीच हम विभवांतर निकालते हैं, उसके बीच जो चालक तार होगा उसके प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। जबकि ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर, पूरे परिपथ पर, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य हुआ कि जो विद्युत वाहक बल है बच्चों, तो यहां और यहां के बीच के विभवांतर है, तो इस पूरे परिपथ पर निर्भर करेगा इसका प्रतिरोध, पूरे परिपथ पर। लेकिन जब हम विभवांतर की बात करते हैं तो केवल और केवल जिन बिंदुओं के बीच का हम अंतर जैसे पूरा परिपथ ही है, मान लीजिए पूरा परिपथ है, तो केवल वो बिंदुओं, जिस बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है उसी चालक तार के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जबकि पूरे परिपथ पर निर्भर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोडों से पूरा परिपथ पे धारा बह रहा होता है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेने की आपको फटाफट जरूरत है तो ले लीजिए, या कि आप एग्जाम टाइम पर रिवीजन कर रहे हैं तो बस फटाफट एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, काफी है। अब ऐसा क्या होता है बच्चों, आप लोगों को बताता हूं इससे क्या हेल्प मिलता है। सोते वक्त भी आप लोग वीडियो लगा के सो जाइए, आसानी से आप पूरा, भाई आप जब सोते हैं ना तो डेफिनेट है बच्चों कि आप लोगों को नींद आधे घंटे नहीं आती, और आधे घंटे में आपके ये क्वेश्चन सारे तैयार। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन, टाइम पास नहीं करना है आपको, सारे क्वेश्चन तैयार करना है। आगे देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर। आप लोगों ने पढ़ा है प्रतिरोध जो होता है बच्चों, चालक तार की लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब लंबाई पर निर्भर करता है, वहीं पे विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर नहीं करता। पहला डिफरेंस हो गया। जब इसको हटाते हैं बच्चों तो रो एक नियतांक लग जाता है, और जब रो बराबर निकालते हैं तो RA/L आता है। और जब बच्चों हम यहां पर R का
मान निकालते हैं, मतलब इकाई क्षेत्रफल भी इकाई और लंबाई इकाई, मतलब एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकल कर आता है। मतलब रो बराबर होता है आर ए अपान एल। जब ए का मान भी 1 हो जाए और एल का मान भी 1 हो जाए तो रो है वो प्रतिरोध ही है, लेकिन कब? जब एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पे जो प्रतिरोध होगा वही उसका क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तारों के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कितना बढ़िया हमने समझाया कि भाई एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो चालक तार है तब उसका जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। लेकिन अब प्रतिरोध है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध तो क्लियर हुआ कि भाई केवल उस चालक तार की बात करेंगे जिसकी लंबाई इकाई है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई है, तब उसका प्रतिरोध आपका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। लेकिन धारा के मार्ग में जो अवरोध डालता है, किसी चालक तार में परिपथ में धारा बह रही है तो उसके मार्ग में जो अवरोध डालता है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है, मतलब वो प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो बच्चों, यहां से मैं मात्रक भी निकाल कर बता देता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। रो बराबर होता है आर ए अपान एल। भैया ओम होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, और लंबाई का बच्चों क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया ओम मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर और प्रतिरोध का मात्रक होता है केवल ओम। ठीक है, चीजें क्लियर है आपका बच्चों? अंतर डिफरेंस भाई साहब अच्छे तरीके से तैयार करो, है ना। इसका मात्रक ओम मीटर, इसका मात्रक ओम। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 ही अंतर तैयार करना, इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर देखिए, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध थोड़ा सा अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की गणना की जाती है। अमीटर धारा बताता है जबकि ये विभवांतर की माप को करता है, विभवांतर की माप करता है। स्क्रीनशॉट ले लिया करना बच्चों, पूरा दिखता है, ठीक है, इतना तो कर लेना। आप कोई बच्चा कहेगा सर इसको आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप में शेयर करो, तो बच्चों दिन में 500 मैसेज आते हैं, प्लीज ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा और इस समय व्हाट्सएप भी मैं ज्यादा नहीं चलाता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है। अमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की गणना करते हैं, जबकि इसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना की जाती है। जब अमीटर की बात करते हैं बच्चों तो इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन इसकी कुंडली के साथ एक चालक तार जिसे शंट कहते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कुंडली के साथ, अमीटर के कुंडली के साथ जो शंट जोड़ते हैं वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। भाई इसका कुंडली होगा, वोल्ट मीटर का भी कुंडली होगा, तो अमीटर के कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ा जाता है। शंट क्या है? एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार है, ठीक है। अल्प प्रतिरोध का चालक तार कुंडली के साथ हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जब इसी अमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना बच्चों, ये श्रेणी क्रम है, ठीक है। कैसा है? श्रेणी क्रम है। यहां पे सफेदा लग गया तो आपको समझ में नहीं आता है, श्रेणी क्रम है, ठीक है। चीजें क्लियर। अब जब वोल्ट मीटर की कुंडली के साथ कोई चालक तार जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में, लेकिन जब इसको परिपथ में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में। दोनों में डिफरेंस है ना, इसी में कंफ्यूजन होता है। ये सर दोनों में एक बार समांतर एक बार श्रेणी, ऐसा नहीं है। जब अमीटर बनाया जाता है तो इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ते हैं तो अमीटर बन जाता है, और वोल्ट मीटर जब बनाया जाता है तो कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में शंट जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। लेकिन जब परिपथ की बात आती है तो अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध थोड़ा सा कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। भाई साहब आपको 4 अंतर ही तैयार करना, इससे ज्यादा अंतर तैयार करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मुख्य रूप से 3 अंतर आपसे बनना चाहिए। अब अंतर जो है 3 नंबर के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 अंतर का ही आपको रेडी रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बच्चों, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण मतलब स्वयं से प्रेरित हो जाना। किसी में हमने धारा बहाया किसी कुंडली में और स्वयं प्रेरण से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, ठीक है। एक ही कुंडली पर धारा बहाया और स्वयं के प्रेरण से उस पर कुंडली में धारा बह गई, तो फिर आपका स्वप्रेरण है। ये आपका मान लीजिए एक प्राथमिक कुंडली है, इसमें हमने जब धारा बहाया और धारा थोड़ा सा बंद किया तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो स्वयं के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होना, कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने से उसके कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, परिघटना स्वप्रेरण कहलाता है। लेकिन बच्चों ये आपका प्रारंभिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। जब हमने पहले में धारा बहाया और द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो ये दूसरे के कारण उत्पन्न हो रही है, इसलिए अन्योन्य प्रेरण है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण का तात्पर्य है दूसरे कुंडली के कारण प्रवाहित धारा के कारण, धारा के मान में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होना। तो भाई आपका जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसके कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो स्वप्रेरण में क्या होता है? कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाता है, यह परिघटना स्वप्रेरण कहलाता है। लेकिन
कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने में पास रखी दूसरी कुंडली में जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, दूसरी कुंडली में जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है बच्चों, तो उसे बोलते हैं अन्योन प्रेरण। मतलब दूसरे कुंडली के प्रभाव से दूसरे कुंडली में कहीं ना कहीं धारा उत्पन्न हो जाना। इसमें एक कुंडली होती है, स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती है बच्चों, जब इसकी इसमें दो कुंडलियां होती हैं। स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती है और अन्योन प्रेरण में दो कुंडली होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे देखिए, प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रेरित धारा उसी कुंडली में उत्पन्न हो रही है जिसमें मुख्य धारा बह रही है। सही है कि नहीं भाई? एक ही कुंडली है जिसमें हमने धारा बहाया, उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, इसलिए ये मुख्य धारा को प्रभावित करती है। लेकिन इसमें जो प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है, इसलिए मुख्य धारा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती, क्योंकि भाई जहां हमने धारा बहाया उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो मुख्य रूप से प्रभावित नहीं करती, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है। अगला जो हमारा अंतर है बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। बढ़िया है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है, मतलब विभवांतर को बढ़ा देता है। अपचाई मतलब घटाना, विभवांतर को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, मैं यहां पे बच्चों आपको सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आया हूं, इसलिए टाइम पास नहीं करना है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सुपर फास्ट रिवीजन। और बच्चों इसका अपोजिट होता है, जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज को बढ़ाता है मतलब विभवांतर को बढ़ा देता है, तो वहीं पे धारा की प्रबलता को कम कर देता है। जब अपचाई की बात करते हैं, ये वोल्टेज को घटाता है तो धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। इसका कारण है बच्चों, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, यहां पे इसका प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है तो इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में कम। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि भाई साहब जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इसीलिए ये वोल्टेज को बढ़ाता है। अब जबकि हम अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो प्राथमिक के सापेक्ष द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसलिए वोल्टेज को कम करता है, लेकिन धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही हम नंबर ऑफ NS द्वितीयक में और प्राथमिक में हम भाग देते हैं तो इसका मान 1 से अधिक आएगा, क्योंकि यहां पर फेरों की संख्या अधिक है, यहां पर फेरों की संख्या कम है, इसलिए इसका परिणामान अनुपात 1 से अधिक होता है। इसको डीप में समझ लो आप लोग, कभी नहीं भूलेगा। देखो ये मैं कहता हूं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर ने आपने यही समझा कि वोल्टेज को बढ़ाता है, धारक प्रबलता को कम करता है। इसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, तो जब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो द्वितीय कुंडली के फेरों में हम प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या भाग देंगे तो इसका मान 1 से अधिक आएगा। मान लो 4 में हम 2 का भाग दें तो 1 से अधिक आएगा कि नहीं? तो परिणामान अनुपात 1 से अधिक होता है। इसके अपोजिट में 1 से कम होता है। अपोजिट में तो समझाने की जरूरत नहीं, एक समझ गए, दूसरा आपका एक फ्री रहता है ना। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक रहती है, ये आपने पढ़ ही लिया है बच्चों। और इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से 1 कम रहती है। परिणामान अनुपात 1 से अधिक है, परिणामान अनुपात 1 से कम है, मतलब फेरों की संख्या का अनुपात बच्चों। चलिए, आप लोगों को लगता होगा कि भाई आज बहुत बढ़िया चीज मिल रहा है ना, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और फटाफट लाइक करके शेयर कर देना, भाई आज कुछ खास होने वाला आपके लिए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा में जो होता है बच्चों, परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित होता है समय के साथ, लेकिन दिष्ट धारा में इसका परिमाण बदल सकता है किंतु दिशा नहीं बदलती, दिशा निश्चित रहती है। ये मुख्य रूप से मतलब अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा थोड़ा सा खतरनाक होता है, दिष्ट धारा कम खतरनाक होता है। इसका उपयोग चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका उपयोग चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, इसका ट्रांसफार्मर हम प्रयोग नहीं करते हैं। एक छोटी सी बैटरी है, उसमें हम ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपकी घड़ी की सेल लगता है, उसमें दिष्ट धारा मिलती है। आपके हाथ घड़ी में भी सेल लगता है, उसमें दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, उसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन आपके घर में परिपथ में धारा जो बह रही है ना, करंट, ट्रांसफार्मर के माध्यम से 11,000 वोल्ट को 220, 230, 240 वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। आपने कभी सोचा है कि जो हाई वोल्टेज का पावर होता है वो आपके मेन परिपथ में बह रहा हो तो 11,000 वोल्ट का धारा जाता है। आप लोग सबसे ज्यादा देख सकते हो भाई साहब, आप अपने कभी भी जाओ सड़क के किनारे किनारे लगा रहता है, वो मेन आपका विद्युत लाइन होता है, वहां पर 11,000 वोल्ट रहता है। उसी को 240 में कन्वर्ट किया जाता है हर गांव में, और हर गांव में जो 4 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। हमारे गांव में 4-5 ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है। तो हम केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, दिष्ट धारा के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो भाई 2-3 अंतर हो गए ना, 3 ही अंतर तैयार करना है यार, 3 अंतर काफी है। पहला अंतर, ये दिशा और परिमाण
दोनों बदलता रहता है इसका, ठीक है, लेकिन इसमें केवल और केवल मान बदलता है, दिशा नहीं बदलता। ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, ये कम खतरनाक होता है। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है। तो फटाफट क्यों ना स्क्रीनशॉट ले लो, विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, प्रत्यावर्ती धारा का, खतरनाक है ना, इसका उपयोग विद्युत लेपन में किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं, अब भैया यहाँ पे 2-2 मिनट से ज्यादा समय दूंगा नहीं, क्योंकि भैया आप सुपर फास्ट रिवीजन है। चलो बच्चा आगे देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी दोनों है दूरदर्शी, लेकिन इसमें लेंसों का प्रयोग अलग अलग होता है, ठीक है। परावर्ती इसकी लंबाई थोड़ी सी कम होती है, अपवर्ती लंबाई ज्यादा होती है। इसमें अभिदृश्यक की जगह एक उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, इसमें अभिदृश्यक की जगह परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये देखो पहला डिफरेंस, अपवर्ती में एक उत्तल लेंस होता है, लेकिन परावर्ती में एक परवलयाकार दर्पण होता है। इसमें प्राप्त प्रतिबिंब में गोलीय विभतन व वर्ण विभतन होता है, जबकि इसमें गोलीय व वर्ण विभतन नहीं होता। इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी लंबाई कम होती है, ठीक बच्चों। मुख्य अंतर यही है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है, अपवर्ती दूरदर्शी में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस। परावर्ती दूरदर्शी में प्रयोग होता है, तो सब लोग लेंस ही लगा के आते हैं, क्योंकि भाई सोचे यार दूरदर्शी में लेंस ही तो लगाना है। लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचते कि परवलयाकार दर्पण, इसको कभी गौर ही नहीं करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते भाई कभी यार दर्पण का प्रयोग थोड़ी हो सकता है। लोगों के मन में तो यही रहेगा कि भाई दर्पण का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दर्पण का प्रयोग हो जाता है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परावर्ती दूरदर्शी इसकी लंबाई कम होती है और इसकी लंबाई अपवर्ती दूरदर्शी में ज्यादा होती है। आगे चलते हैं बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सूक्ष्मदर्शी में केवल सूक्ष्म वस्तुओं का हम अध्ययन करेंगे, मतलब छोटी वस्तुओं को आवर्धित रूप में देख पाते हैं। लेकिन वहीं पे खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग बच्चों हम दूर की वस्तुओं को देखने में करते हैं, ठीक है। देखो बढ़िया अंतर है, बहुत सिंपल है भाई। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। सरल सूक्ष्मदर्शी ये सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आवर्धित रूप में मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके इसको देखने के लिए किया जाता है। और खगोलीय दर्शी में हम दूर की वस्तुओं को मतलब आकाशीय पिंडों को देखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक। ये चीज हो गया। जो सरल सूक्ष्मदर्शी बच्चों केवल एक ही लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में 2 लेंसों का प्रयोग करते हैं। हमने बढ़िया समझाया है। एक आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक और सरल सूक्ष्मदर्शी, इन दो में से कोई एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग प्रश्न वो वाला भी तैयार कर लेना, ठीक है बच्चों। तो सरल सूक्ष्मदर्शी यहां पर आप देख लो, इसमें एक लेंस होता है जबकि इसमें 2 लेंस होता है। बाकी आवर्धन क्षमता यदि आप एक फार्मूला तैयार कर लो तो बढ़िया है, 3 अंतर ही तैयार करना है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो यह कंडीशन है। और खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है तो यह कंडीशन है। FO/FE कोष्टक में 1+FE/D, ठीक है। और यहां पर m बराबर 1+D/F। ये थोड़ा सा याद करना है, इसको याद करना पड़ेगा। बाकी 2 अंतर तो ऐसे ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म वस्तु को बड़ा रूप देखना चाहते हैं, आवर्धित रूप में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं पे खगोलीय दूरदर्शी को हम दूर की वस्तु मतलब आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए, इसमें एक लेंस होता है, इसमें 2 लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। आवर्धन क्षमता आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना। चले अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसे आप लोगों को तैयार करना ही करना है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। ये लो भाई, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ठीक है। इतना छोटा छोटा लिखा हुआ बच्चों। व्यतिकरण क्या होता है, 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जब 2 तरंगे समान कला और समान आयाम से आगे गति करते हैं और किसी सतह पर आपतित होते हैं तो यह परिघटना आपका व्यतिकरण होता है। लेकिन विवर्तन क्या होता है, एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण। मुख्य रूप से है, मान लीजिए आपका एक किरण आ रहा है और किसी सतह से टकरा रहा है और टकरा करके मुड़ रहा, तो यह घटना आपका विवर्तन है। व्यतिकरण विवर्तन में मैं मुख्य डिफरेंस आपको समझाना चाहता हूं। व्यतिकरण में क्या होता है, 2 कला संबद्ध स्रोत से आने वाली तरंगे बाई वन बाई टू विस्थापन करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, अध्यारोपित होते हैं किसी सतह पर। लेकिन ये एक ही स्रोत से, मुख्य रूप से ये 2 कला संबद्ध स्रोत है। कला संबद्ध मतलब कला उनका समान है, कलांतर समान है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं विवर्तन में, तो ये एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न होता है। सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है,
लेकिन इसमें केंद्रीय की उच्चिष्ट तीव्रता अधिकतम होती है और शेष द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता घटती जाती है। मतलब जो व्यतिकरण होता है इसमें दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, इसमें एक समान नहीं होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई प्राय एक समान होती है, लेकिन इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई से दुगनी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस है और ये पूछा भी जाता है। ये अंतर मुख्य रूप से बच्चों आपको याद भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यतिकरण को जब आप डीप में समझते हैं, विवर्तन को आप पूरा डीप में समझते हैं, एक लंबा लेक्चर रहता है, तब वहां पे आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से भाई साहब इसके डिफरेंस में है। तो थोड़ा सा इसे आप तैयार कर लेना, इसको मैं होमवर्क के रूप में समझाता हूं। वैसे तो आप लोगों को पहला अंतर क्लियर है कि दो कला संबद्ध स्रोत से आने वाली तरंगों का अध्यारोपण व्यतिकरण को दर्शाता है, लेकिन जब विवर्तन की बात आती है तो एक ही स्रोत से। इसमें दीप्त बैंडों की तीव्रता समान होती है, इसमें समान नहीं होती। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान रहती है, लेकिन इसमें समान नहीं रहती। जब आपसे ये अंतर याद ना रहे ना तो सबसे बढ़िया, इसमें यदि समान है तो इसमें असमान है। इसमें मान लीजिए फ्रिंज चौड़ाई एक समान है तो इसमें एक समान नहीं रहती। ऐसा तो कह सकते हैं। जब कुछ भी ना बने तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस लगाना ही है। न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, अतः विपर्यास अच्छा नहीं होता है। न्यूनतम तीव्रता के पूर्णतः काले नहीं होते, अतः विपर्यास अच्छा होता है। तो मैंने उल्टा कह दिया भाई साहब, इसमें विपर्यास अच्छा होता है, इसमें विपर्यास अच्छा नहीं होता। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग बाबू लोग। चलो चलो भाई, अगला है हमारा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। बहुत ही सिंपल है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है बच्चों, एक नाभिक टूट करके दो नए नाभिक का निर्माण करता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर हो जाता है, लेकिन नाभिकीय संलयन सामान्य ताप पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, दो नाभिकों को जोड़ना होता है। वैसे आप लोग जानते हो कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है तो सूर्य में कौन सा परिघटना होता है बच्चों, तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है बच्चों? नाभिकीय संलयन। वहीं पे आप यदि बात करो कि मान लीजिए आप परमाणु भट्टी में कौन सी घटना होती है, तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में एक हल्का नाभिक टूट करके, है ना, दो मतलब एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिक में बदलता है। वहीं पे नाभिकीय संलयन की जब बात आती है बच्चों, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक मतलब जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, कम ताप पर, और ये प्रक्रिया में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। और जहां ऊर्जा की बात होती है ना बच्चों, तो इसमें 200 मेगावाट की ऊर्जा, यानी एक विखंडन हुआ तो 200 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पे जब नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो इसमें 24 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है ना, तो बिल्कुल उच्च ताप पर होती है, अत्यधिक ताप पर होती है। इसीलिए इसको समान रूप से अभी मानव जो है अपने प्रयोग में नहीं ला रहा है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया उतना प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। अब जैसे सूर्य में होने वाली जो आपके तारे दिख रहे हैं ना, तारों में जो है प्रकाश का उत्सर्जन, ये नाभिकीय संलयन से ही होता है। मतलब दो हाइड्रोजन का हल्का नाभिक मिलकर के हीलियम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन से कभी कभी अंतर पूछ दिया जाता है बच्चों, कभी कभी सीधा इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ दिया जाता है। तो हर प्रकार से क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहना। इसके बाद आखिरी के दो अंतर हैं जिसे आप लोग फटाफट तैयार करना, इसे आप आसानी से समझोगे। देखो, चिंता नहीं करना बच्चों, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक को हम क्या समझेंगे, कैसे समझाएंगे, यहां पर थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, एन प्रकार और पी प्रकार कैसे बनता है, बहुत आसान है ये, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे तैयार कर लोगे। देखो बच्चों, एन प्रकार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी जैसे आपके पास बच्चों चतुसंयोजी है, मतलब चार बंध बनाने की क्षमता है। अब जैसे इसमें मान लीजिए ये चतुसंयोजी है ना, चार बंध बनाने की क्षमता रखता है। मतलब जैसे सिलिकॉन है मान लीजिए, इसमें चार बंध बनाने की क्षमता है। ठीक है, अब जैसे इसमें आपने पंच संयोजी मिला दिया, तो जब पंच संयोजी मिलाया तो ये चार से बंध तो बना लेगा, लेकिन किसी एक के साथ बंध नहीं, वो एक्स्ट्रा रहेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तभी आपका एन प्रकार का अर्धचालक हो जाता है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए सिलिकॉन है, ये आपका चतुसंयोजी है, और बच्चों इसमें आपने त्रिसंयोजी मिलाया, तो त्रिसंयोजी में यहां पर मान लीजिए आपका तीन बंध बना लिया और बेचारा एक होल खाली रह गया, एक बंध बनाने की क्षमता लेकिन कोई आया ही नहीं भाई। यहां पर बंध बनाने से एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, तो ये होल पी में होल है ना, तो ये पी प्रकार का अर्धचालक। और एन में मान लीजिए इस प्रकार इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो एन प्रकार का अर्धचालक। और इसमें एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसमें होल की अधिकता। फिर से समझो, चतुसंयोजी में जब पंच संयोजी मिलता है, चतुसंयोजी में जब पंच संयोजी मिलता है,
ठीक है, ये चतुसंयोजी है, इसमें पंच संयोजी मिला दिया गया तो 4 ही बंध बनाने की क्षमता थी, लेकिन 5 अटैक करा भैया, 5 के कारण एक अधिकता हो गई और एक अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब n प्रकार का अर्धचालक। लेकिन बच्चों, लेकिन यहां पे समझो, पी प्रकार में चतुसंयोजी था, 4 बंध बनाने की क्षमता थी, लेकिन त्रिसंयोजी आया तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन संयोग कर पाए, इसलिए केवल आपका 3 ही बंध बना और एक खाली रह गया, इसलिए होल। तो एन प्रकार का अर्धचालक कब बनता है? जब चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाया जाता है। पी प्रकार का अर्धचालक कब बनता है? जब चतुसंयोजी में आपका त्रिसंयोजी मिलाया जाता है। इसमें आपका बच्चों एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसमें होल की अधिकता होती है। दो डिफरेंस क्लियर है, आसानी समझ में आ गया। नैज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धियां मिलाने से एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, और जबकि नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धियां मिलाने से, जैसे इंडियम है, बोरान है, एल्यूमिनियम, इसकी मिला दे, जैसे यहां पर आपका एंटीमनी है, फास्फोरस है, तो बच्चों यहां पे एन प्रकार का, यहां पे पी प्रकार का। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और होल अल्पसंख्यक, होल कम है। पहले ही बता दिया कि एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे, और उसका उल्टा है, इसमें होल बहुसंख्यक है और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व होल से अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुसंख्यक ज्यादा है। यहां पर एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व होल से ज्यादा होगा। दोनों डिफरेंस ही है, लेकिन कितना बढ़िया सटीक है। इनमें होल ज्यादा है, इसलिए होल का घनत्व अधिक होगा। ठीक है बच्चों, चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है। इसमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। इसमें संयोजक बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, अभी आपका प्री बोर्ड हो रहा था, तो कि चालन बैंड के कहां पर दाता ऊर्जा होता है, तो तली पर दाता ऊर्जा रहता है, और संयोजक बैंड के शीर्ष पर ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, तो तैयार कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आखिरी अंतर बच्चों, जैसे हम बोलेंगे निज अर्धचालक और अपद्रव्यीय अर्धचालक, ये आखिरी अंतर है और इसे आप लोग आसानी से तैयार कर लेते हैं। निज अर्धचालक ये चतुसंयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जबकि ये त्रिसंयोजी और पंच संयोजी अभिलक्षण मिलाने से प्राप्त अर्धचालक होते हैं। कहने का तात्पर्य कि भाई साहब, निज मतलब स्वयं के कारण, चतुसंयोजी है और स्वयं के कारण इलेक्ट्रॉनों का आवागमन कराएगा, अर्धचालक हो जाएगा। अपद्रव्यी मतलब हम जब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दिया या पंच संयोजी मिला दिया, इनकी विद्युत चालकता कम होती है, इनकी चालकता अधिक होती है, क्योंकि हमने इसमें और त्रिसंयोजी या पंच संयोजी मिलाया है। इनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करते हैं, मतलब गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों में खलबली मचेगी, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दौड़ेंगे तो धारा ज्यादा बहेगी, इसलिए चालकता ताप पर निर्भर करती है। इनकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ अपमिश्रक अशुद्धियों की सांद्रता पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य कि भाई गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में खलबली तो मचेगी ही, लेकिन जो साथ में और आकर मिले हैं उन पर डिपेंड करता है कितना मात्रा मिला है। इनमें होलों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। निज अर्धचालक में हमने आज कुछ मिलाया ही नहीं है, लेकिन इसके पहले हमने समझाया कि एन प्रकार और पी प्रकार, जब एन प्रकार का अर्धचालक होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, और जब पी प्रकार का अर्धचालक होता है तो होल की संख्या अधिक होती है। ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर देखो, एन प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। देखो ना, एन प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या कम होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। ये तो वैसे भी आप लोग समझ गए भाई साहब कि एन में इलेक्ट्रॉन अधिक है तो होल कम होंगे, और पी में होल अधिक है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये सबको पता है। वैसे भी सिंपल तरीके से समझ में आ गया। निज अर्धचालक का मतलब ये हुआ कि चतुसंयोजी, मान लीजिए कोई आपके पास चालक है, उसमें किसी प्रकार से कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई गई है, तो वो स्वतः के कारण जो इसमें चालकता होगी वो आपका चतुसंयोजी चालकता या निज अर्धचालक के नाम से जाना जाएगा। लेकिन वहीं पे अपद्रव्य की बात कर दी जाती है, उसमें मान लीजिए चतुसंयोजी में जो त्रिसंयोजी या पंच संयोजी मिलाया, अरे भैया त्रिसंयोजी मिलाया तो पी प्रकार का होल उत्पन्न हो गया है, लेकिन वहीं पे जब पंच संयोजी मिला दिया तो एन प्रकार का इलेक्ट्रॉन अधिकता हो गया है, इसलिए भैया इसमें चालकता थोड़ा कम होती है, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां नहीं है, इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है। लेकिन वहीं पे अपद्रव्यी अर्धचालक की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल है, तो चालकता अधिक होती है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, और आप तैयार करके आओगे यार। हम आपकी निरंतर साथ है, बस आप लोग छोटा सा हेल्प लाइक करके शेयर कर दें फटाफट बच्चों। आप लोगों के लिए निरंतर काम करने के लिए तैयार हूं, बस आपका थोड़ा सा प्यार मिलता रहे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।